नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 13 दिसंबर 2001 सुबह के करीब 11:40 हो रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार बिल्कुल वीआईपी अंदाज में तेजी से दौड़ रही थी। ऊपर लाल बत्ती चमक रही थी, सरकारी स्टिकर लगा हुआ था, बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन असल में उस कार के अंदर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड्स और 30 किलो विस्फोटक के साथ मौत का सामान भरा हुआ था। आज हम इसी पूरी घटना की टाइमलाइन और इसके एक-एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तेज रफ्तार सफेद कार जिसमें 30 किलो RDX और भारी मात्रा में गोला बारूद है, वो सीधे एक ऐसी इमारत की तरफ बढ़ रही है जहां देश के 200 से ज्यादा सांसद मौजूद हैं। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो कौन सी एक छोटी सी बहुत ही मामूली सी गलती थी जिसने इतने बड़े और विनाशकारी हमले को टाल दिया? उस एक चूक ने कैसे पूरे इतिहास की धारा को बदल दिया? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इस खौफनाक साजिश की बुनियाद और इसकी प्लानिंग पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी साजिश के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े चेहरे थे। एक तरफ था इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अफजल गुरु। इसके बैकग्राउंड को देखें तो ये POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग लेकर आया था और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुखर्जी नगर इलाके में एक आम छात्र बनकर रह रहा था। और दूसरी तरफ इस मिशन का फाइनेंसर गाजी बाबा। इसी गाजी बाबा ने अफजल को इस काम को अंजाम देने के लिए लाखों रुपए का फंड दिया था। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये पूरी प्लानिंग बहुत ही शातिल और सुनियोजित तरीके से की गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम के बावजूद ये लोग अंदर घुसने में कामयाब कैसे हुए? खैर, असल में इन्होंने धोखे का एक पूरा जाल बिछाया था। एक फेक सिस्टम तैयार किया गया, एक लोकल मार्केट से लाल बत्ती खरीदी गई, कार पर गृह मंत्रालय का जाली स्टिकर चिपका दिया गया। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचने के लिए इन्होंने CRPF की नकली वर्दी भी पहन ली। और वो सफेद कार, उसे लकी मोटर्स नाम की एक दुकान से फर्जी ID देकर खरीदा गया था। इस तरह से शुरुआती सुरक्षा को चकमा देने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। लेकिन फिर एक गलत मोड़ आता है जो एक किस्मत वाली गलती साबित हुआ। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ठीक 11:40 पर कार संसद भवन के आयरन गेट नंबर 1 से अंदर घुसती है। लेकिन उनकी स्पीड सामान्य से बहुत ज्यादा थी और बस यही वो पल था। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी JP यादव की पैनी नजर इस बात को पकड़ लेती है। उन्हें तुरंत शक होता है। जैसे ही वो कार को रोकने की कोशिश करते हैं, अचानक पकड़े जाने के डर से आतंकी बुरी तरह घबरा जाते हैं और इसी हड़बड़ी में कार एक गलत दिशा में सीधे गेट 11 की तरफ मुड़ जाती है। ये स्लाइड असल में पूरी घटना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आतंकियों का असली प्लान था क्या? उनका मकसद था गेट नंबर 1 पर एक जबरदस्त ब्लास्ट करना और फिर अंदर घुसकर सांसदों को बंधक बनाना। लेकिन असलियत में हुआ क्या? उस हड़बड़ी भरे गलत मोड़ ने कार को गेट 11 की तरफ धकेल दिया, बैलेंस बिगड़ा और कार सीधे वहां खड़ी तत्कालीन उपराष्ट्रपति की गाड़ियों के काफिले से जा टकराई। और यहीं पर हमें वो बटरफ्लाई इफेक्ट देखने को मिलता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। उस जोरदार टक्कर से कार के अंदर रखे बम का एक तार ढीला हो गया। जी हाँ, सिर्फ एक तार। और उसी एक झटके ने पल भर में उस 30 किलो बारूद को डिफ्यूज कर दिया। एक बहुत ही बड़ा धमाका टल गया था। जरा सोचिए, अगर वो तार अपनी जगह से नहीं हिलता तो उस दिन का मंजर कितना खौफनाक होता। बम तो डिफ्यूज हो गया था, लेकिन गोलियों की गूंज अभी बाकी थी। अब शुरू होती है हमारे जांबाजों की लड़ाई। इस पूरे एनकाउंटर में सबसे पहली शहादत दी महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने। उनका यह बलिदान आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। जब उन्होंने आतंकियों को देखा तो बिना अपनी जान की परवाह किए वॉकी टॉकी पर पूरे परिसर को अलर्ट कर दिया। इस दौरान उन्हें 11 गोलियां लगीं, 11 गोलियां। लेकिन आखिरी सांस तक उनके हाथ से वॉकी टॉकी नहीं छूटा। उनके उसी एक अलर्ट की वजह से बाकी सुरक्षाकर्मियों को अपनी पोजीशंस लेने का वो अहम समय मिल गया। इस पूरे एनकाउंटर को अगर हम स्पेस के हिसाब से मैप करें तो देखिए कैसे अलग अलग गेट्स पर हमारे हीरोज ने मोर्चा संभाला। गेट 9 और 10 पर कांस्टेबल संतोष कुमार तैनात थे। इन्होंने अकेले ही 3 हमलावरों को ढेर कर दिया। कमाल की बहादुरी। उधर गेट 5 पर, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री का रूट था, वहां कांस्टेबल श्यामवीर सिंह ने हैदर नाम के आतंकी को मार गिराया। और जैसा कि हमने अभी बात की, कमलेश कुमारी जी ने ग्राउंड से
इस पूरे काउंटर ऑपरेशन की नींव रखती थी। तो अब इस आतंकी दस्ते के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका जो कमांडर था, जिसका नाम मोहम्मद था, वो वापस गेट 1 की तरफ भागा। लेकिन जब उसे देखा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है और वो चारों तरफ से घिर चुका है, तो उसने हताशा में खुद को ही उड़ा लिया। इस तरह उनका पूरा टैक्टिकल स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चलिए, अब इस घटना के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। उस 40 मिनट के खौफनाक मंजर के बाद क्या हुआ? सिर्फ 40 मिनट, यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, इतनी बड़ी साजिश। लेकिन वो पूरा हमला शुरू होने से लेकर आतंकियों के सफाए तक सब कुछ महज 40 मिनट में खत्म हो गया था। इन 40 तीव्र और खौफनाक मिनटों ने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये नंबर 9 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 9 वीरों की शहादत है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि देश सुरक्षित रह सके। उनकी इसी शहादत की वजह से उस दिन अंदर मौजूद किसी भी इंसान को एक खरोच तक नहीं आई। तो हमला नाकाम हो गया, आतंकी मारे गए। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो जांच हुई उसने अफजल गुरु और पूरे नेक्सस को बेनकाब कर दिया। पर एक सवाल जो शायद अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा, वो ये कि इस पूरे मिशन को फंड करने वाले उस मुख्य मास्टरमाइंड गाजी बाबा का क्या हुआ? उसे बाद की जांच में आखिर कैसे ट्रैक किया गया? ये सवाल यकीनन इतिहास के पन्नों को और गहराई से खंगालने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए,